नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और चाहे बात किसानों की आय बढ़ाने की हो या फिर महंगाई पर लगातार जारी सर्जिकल स्ट्राइक्स की, सरकार हर मोर्चे पर खड़ी दिखती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में तो खाने के तेल के दाम कम हुए ही, लेकिन इसका फायदा आपको भी मिले, सरकार ने इसके लिए पहले भी बैठक करके कंपनियों को कीमतें घटाने का आदेश दिया और आज भी इसी पर एक और बैठक होने वाली है। हम आज आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे, खुद मौजूद हैं, जिनसे कई मुद्दों पर बातचीत होगी। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सबसे पहले आपसे चीनी पर ही जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक लेटेस्ट डिसीजन हमने सरकार की तरफ से आता हुआ देखा है, जहां पर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को बढ़ाकर अब 305 कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इसकी कैलकुलेशन आप, क्योंकि ये सीएससीपी रिकमेंडेड था। और दूसरी जो बातचीत आपकी चीनी मिलों से चल रही है चीनी का एमएसपी बढ़ाने पर, उस पर सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, एफआरपी सीएसीपी के रिकमेंडेशन के हिसाब से है और वो इसलिए है कि किसानों को एक मिनिमम पेमेंट जो उन्होंने रिकवरी इम्प्रूव की है, बेटर रिकवरी दी है, उसके मुताबिक उनको पेमेंट हो और कम से कम पेमेंट भी उनका प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर 9.5% तक भी उनकी रिकवरी है, तब भी एक उनको मिनिमम पेमेंट जो है वो 282 रुपए का करीब वो मिलेगा। और रिवाइज जो एफआरपी है उसके तहत 305 रुपए का किसान को फ़ायदा दिया जाएगा। 305 रुपए उसको प्रति कुंटल के हिसाब से मिलेगा। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो एक साथ बढ़ रहा है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसने इरिगेशन नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, वाटर कंजर्वेशन को यूज़ किया है, बेटर हार्वेस्टिंग, बेटर प्लांटेशन, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है, जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जहाँ तक आपने एमएसपी की बात की, मिनिमम सेलिंग प्राइस की, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस इज़ ए फ्लोर प्राइस। आज भी जो मिनिमम प्राइस है एक्स शुगर मिल प्राइस उससे ऊपर ही है, तो उससे ऊपर के ऊपर सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन शुगर के प्राइसेस डिप्रेस ना हो, उसको देखते हुए एक फ्लोर प्राइस लाया गया था जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है। तो इसकी वजह से मिल को कोई दिक्कत या कोई शिकायत नहीं है। ये अगर आप देखें तो हर मिल एमएसपी से ऊपर ही एक्स मिल प्राइस उसका है और होलसेल प्राइस भी उससे ज़्यादा है। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऑल राइट, सुधांशु जी, आपसे यहाँ पर गेहूं पर भी बात करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से हमने सबसे पहले मेजर्स एक्चुअली गेहूं में ही आते हुए देखे थे, लेकिन क्योंकि भाव यहाँ पर एमएसपी के ऊपर थे तो सरकार की प्रोक्योरमेंट कम होती हुई नजर आई है। और अब तो ये भी माना गया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ओपन मार्केट में हम कोई बिकवाली आता हुआ नहीं देखेंगे। कुछ लोग तो हमें ये भी कह रहे हैं चैनल पर कि इस साल के अंत तक गेहूं के भाव तो बहुत बढ़ ही जाएंगे और एक छोटा सा एक पॉसिबिलिटी है कि शायद भारत को गेहूं इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। देखिए, ये मतलब इस समय समझने की बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पिछले सालों के हिसाब से कम हुआ था, लेकिन सरकार के पास आज भी गेहूं का करीब करीब 265 लाख टन का स्टॉक है और करीब 280 लाख टन का राइस का स्टॉक है। कुल मिलाकर के हमारे पास 545 लाख टन ग्रेन्स का स्टॉक मौजूद है। और सरकार किसी भी स्टेज के ऊपर अगर देखती है कि प्राइजेस एक लिमिट के ऊपर जा रहे हैं तो सरकार इंटरवीन कर सकती है, उसके पास सफिशिएंट स्टॉक है। और सरकार की तरफ से जो पीडीएस में है वो रेगुलरली रिलीज़ हो रहा है, जिससे कि अवेलेबिलिटी आम आदमी के लिए है। करीब 80 करोड़ लोगों को एनएफएसए में और पीएमजीके में लगातार राशन दिया जा रहा है। जो आम आदमी के लिए अवेलेबिलिटी की कमी वो नहीं होने दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि हर सिचुएशन के ऊपर सरकार मॉनिटर कर रही है, नज़र रखे हुए है और जिस भी समय जिस स्टेप को लेने की ज़रूरत होगी, कंज्यूमर इंटरेस्ट में, इंडस्ट्री इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, सरकार उसके ऊपर उस समय फैसला लेगी।
जी, चिंताएं यहाँ पर चावल को लेकर भी है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले बुआई कम हुई है और जिस तरह से आपने कहा कि पीडीएस में और वितरण में अभी भी अक्टूबर तक तो हम जानते हैं कि सितंबर तक हम जानते हैं कि चावल का वितरण भी यहाँ पर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अगर आप मीडिया देखें सुधांशु जी तो उनका भी मानना है कि जिस तरह की बारिश हुई है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर चावल की फसल पे पड़ सकता है। क्या आपको वहां पर कोई चिंता है? देखिए, हर चीज़ को एक पर्सपेक्टिव में देखना है। हमारा लास्ट ईयर का जो राइस का प्रोक्योरमेंट था वो करीब करीब 600 लाख टन था और इस साल भी हम करीब करीब जो है वो 595 लाख टन जो है हमारा प्रोक्योरमेंट होगा। और जो अगले साल का अंदेशा है जो हमने खरीफ की कॉन्फ्रेंस की थी उसको देखते हुए हम 600 लाख टन के करीब हमारा प्रोक्योरमेंट एक्सपेक्टेड है राइस के परिप्रेक्ष्य में भी। तो सरकार के पास जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो सफिशिएंट रहेगी। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा करीब करीब 210 लाख मीट्रिक टन राइस जो है लास्ट ईयर एक्सपोर्ट भी हुआ था। तो वो सरप्लस है, जो एक्सपोर्ट हुआ था वो सरप्लस स्टॉक है। तो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को लेकर के मुझे लगता है कि चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो सोइंग है वो अभी भी जारी है। ईस्टर्न पार्ट में सोइंग इम्प्रूव होने की वजह से प्रोडक्शन में जो पहले एस्टिमेट था कि कम होने की अंदेशा है वो मुझे नहीं लगता है कि वो कम होगा। जैसे जैसे अगस्त का महीना ये ख़त्म होगा, सोइंग कंप्लीट होगी, तब तक रेन्स भी अभी चल रही हैं और हो सकता है कि सोइंग और प्रोडक्शन दोनों लास्ट ईयर को मैच करेगा। ऑलराइट, नंबर्स पे हमारा ध्यान ऑफ कोर्स रहेगा यहाँ पर, लेकिन खाने के तेलों पर आपके पास आना चाहेंगे और मैं क्लियरली यहाँ पर गियर टू गियर बदल रही हूँ। लेकिन खाने के तेलों में हमने देखा है कि रिटेल भाव नीचे लाने में सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो खाने के तेलों के भाव में हमने गिरावट आते हुए देखी ही है। आप ऑलरेडी यहाँ पर मार्केटिंग कंपनीज हैं या फिर जो खाने के तेल की कंपनीज हैं उनके साथ 2 मीटिंग्स आप कर चुके हैं। खाने के तेल रिटेल प्राइसेस में नीचे लाने की बात की गई है जो कि तेल कंपनियों ने किया भी है। आज भी एक मीटिंग है, सरकार क्या बात करने वाली है यहाँ पर खाने की तेल की कंपनी से? कितने भाव और यहाँ पर नीचे लाए जा सकते हैं? देखिए, सरकार के स्टेप्स लगातार लेने की वजह से और जो करीब करीब 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन और सनफ्लावर के ऊपर ज़ीरो ड्यूटी जो टैरिफ रेट कोटा दिया गया है TRQ, उसकी वजह से अगर आप देखें तो एग्जैक्टली एक साल पहले जो दाम था उसके मुकाबले अब दाम ऑलमोस्ट बराबरी पे आ गए हैं। वो 3-4% ही ज़्यादा हैं सनफ्लावर को छोड़ के। सनफ्लावर की चूँकि सप्लाई डिसरप्ट हुई थी तो वो करीब 9% इंक्रीज़ की रेंज में है। लेकिन सभी ऑयल अब सिंगल डिजिट इंक्रीज़ में बचे हैं। और जो सरकार के इंटरवेंशंस हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, कंपनियों के साथ लगातार चर्चा की हुई है। इंपोर्टर्स के साथ हमारी कल एक चर्चा हुई और बाकी जो कंपनीज हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं, उन सब के साथ एक चर्चा होनी है। और हमें उम्मीद है कि जो ये बेनिफिट प्राइस फॉल का है ग्लोबल लेवल पे, उसका बेनिफिट जो है इंडियन कंज्यूमर को भी मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 8 से 10 रुपए फर्दर रिडक्शन जो है वो कंपनीज करने के ऊपर विचार करेंगी। ऑलराइट, यानी कि जो आज तो खाने के तेलों के साथ खाने के तेल की कंपनियों के साथ जो मीटिंग होनी में है उनमें सरकार यही कहने वाली है कि 8 से 10 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर खाने के तेलों के भाव और भी घटाने चाहिए। क्लियरली ये तीसरी बार ऐसा होगा और फेस्टिवल से पहले सरकार की ये कोशिश भी है। सुधांशु जी, आपको जाने दें उससे पहले एक और भी सवाल है। जिस तरह की डिपेंडेंस और जैसे खाने के तेलों में भी आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव बहुत गिरे हैं, लेकिन कुछ ग्लोबल फूड प्राइसेस अभी भी यहाँ पर ऑन द हायर साइड हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे स्थितियां यहाँ पर बदलती जाएंगी, चाहे वो वॉर को लेकर है, इन्फ्लेशन है, रेट हाइक है, तो क्या सरकार के इतने सारे मेजर्स तो हमने ऑलरेडी आते हुए देखे ही हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति है आप कहेंगे सरकार को ऑन इट्स टोज रहना पड़ेगा आगे कोई भी डेवलपमेंट के मद्देनजर? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन कंज्यूमर इज़ इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन।
चाहे आप राइस को लें, चाहे वीट को लें, चाहे शुगर को लें, इन सब का एक्सपोर्ट होने का मतलब ही है कि इंटरनेशनल प्राइजेज इंडियन मार्केट से ज़्यादा हैं, तभी इन चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है। और वहाँ पर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी हायर है, चाहे आप अपनी नेबरहुड में देखें या बाकी और देशों में देखें। यहाँ पर सरकार ने चूँकि बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एंगेजमेंट किया है हर स्टेक होल्डर के साथ और कदम उठाए हैं रेगुलर बेसिस पे, वन ऑफ नहीं है, ये लगातार एंगेजमेंट है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन को, फूड इन्फ्लेशन इन पर्टिकुलर को कंटेन करने में मदद मिली है। आप देखिए इस बार अनियन का भी जो है प्रोक्योरमेंट का टारगेट 2.5 लाख टन का था, वो पूरा 2.5 लाख टन समय से पहले प्रोक्योर कर लिया गया है, उसका सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। पोटैटो, टोमेटो, अनियन तीनों के प्राइसेस जो हैं अगर आप कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल कंट्रोल्ड सिचुएशन में है। तो ये सरकार के जो कदम उठाए गए हैं, समय से कदम उठाए गए हैं, उन्हीं का नतीजा है। तो इंडियन कंज्यूमर जो है, इंडियन सिटीजन जो है, वो डेफिनेटली बेटर पोजीशन में है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और फूड इन्फ्लेशन शायद यहाँ पर पीक होता हुआ नजर आया भी है, वर्स्ट शायद हमारे पीछे है यहाँ पर। जैसे आपने कहा भी, समय समय पर हमने सरकार की तरफ से नीतियां यहाँ पर बदलते हुए देखी हैं, चाहे वो चीनी है, गेहूं है, कॉटन है, हमने सभी जगह पर सरकार की तरफ से मेजर्स काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखे हैं। सुधांशु पांडे जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए और ढेर सारे वो एग्रीकल्चर और फूड के मुद्दों पर हमारे दर्शकों को अवगत भी कराने के लिए। तो क्लियरली चीनी पर वो बड़ी खबर आती हुई कि एज ऑफ नाउ चीनी की MSP को बढ़ाने के लिए सरकार कोई कॉन्वर्सेशन यहां पर नहीं कर रही है। जहां तक गेहूं की बात है, ऑफ कोर्स सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम ऑलरेडी वहां पर उठाया है, लेकिन अभी भी यहां पर भावों पर और अवेलेबिलिटी पे नजर है। जहां तक चावल की बात है, सुधांशु जी ने कहा कि एज ऑफ नाउ चिंता करने की बात नहीं है, अगर कोई कॉल लेनी है तो अगस्त एंड तक ली जाएगी, तब तक बुआई के क्या नंबर्स हैं और अवेलेबिलिटी क्या है उस पर ध्यान रखा जाएगा। और खाने के तेल पर तो उन्होंने कहा ही कि आज फिर से मीटिंग है और ये तीसरी मीटिंग है जो वो खाने की तेल की कंपनियों के साथ करेंगे, जहां पर उन्हें कहा जाएगा कि 8 से 10 रुपए प्रति लीटर भाव उन्हें और कम करने चाहिए। जिस तरह की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई है, उसका फायदा यहां पर रिटेल को मिलना चाहिए फेस्टिवल सीजन से पहले, वो एक श्योरिटी वो यहां पर हमें देते हुए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय, आपने सुना सुधांशु पांडे जी ने होल होस्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में यहाँ पर क्या कहा। अगर आपको एग्री स्पेस में कोई टॉपिक नजर आती हो या फिर कोई आप ट्रेंड यहाँ पर देखते हो तो वो क्या होगा? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली पूरे एग्री मार्केट की बात करें तो हमने काफी अच्छी वॉलिटिलिटी देखी। खास करके अगर मसालों की बात करें तो मसालों में खास करके जीरा और धनिया, इनकी बैलेंस शीट काफी टाइट रहनी है। नो डाउट सोइंग अच्छे भाव की वजह से आगे जाके कंटिन्यू बढ़नी है, पर टाइमिंग मुझे लगता है जीरे में अभी भी एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, दायरा बना हुआ है जो 23,500 से लेकर 24,400 की रेंज में है। तो बाय और ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए जीरे में, जहां पे हमें लगता है कि 23,700 के आसपास लेके चलिए, 24,200 का अगले 2-3 सेशन में देखने मिल जाएगा। वहीं धनिया की भी अगर बात करें तो 11,500 का एक अच्छा खासा बेस क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे बाइंग करके चलनी चाहिए। हायर साइड में हमें लगता है कि 12,000 तक का लेवल दिखा देगा। बट ओवरऑल एग्री पैक के अंदर एक ऐसी कमोडिटी है कैस्टर, जहां पे नो डाउट सोइंग धीरे धीरे बढ़ रही है, बट चाइना जिस ढंग से ओपन अप हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी डिमांड आगे जाके और बढ़ती हुई दिखाई देगी। पहले भी हमने टेक्निकली देखा कि 7,100 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो दायरा बना हुआ है जिसको देखते हुए लगता है कि 7,140-50 के ड्रॉप पे लेके चलिए। फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है एज ऑफ नाउ, जो हायर साइड में 7350 तक का लेवल अगले 2-3 सेशन में दिखा सकता है। तो बिल्कुल मसाले और कैस्टर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई देती है। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय वहां पर कुछ एग्री कमोडिटीज पर, लेकिन बड़ा मूवर जो पिछले 24 घंटों में देखने को मिला है वो डेफिनेटली कच्चा तेल है, जहां पर 4% की गिरावट ओवरनाइट देखने को मिली है और इस हफ्ते में करीबन 10 से 11% की गिरावट के साथ अब ये हफ्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप ये करंट लेवल्स जहां पर दोनों ही वेराइटीज अब कंफर्टेबली $100 के नीचे हैं?
गुड मॉर्निंग मनीषा। मनीषा, मेरे हिसाब से जो सपोर्ट्स था, अगर नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो आई थिंक जो 90 का सपोर्ट था, 92 का सपोर्ट था, उसे ब्रीच कर चुका है मार्केट। तो आई थिंक नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $87 एंड इन द एक्सट्रीम केस $85। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वीकनेस इसमें बढ़ सकता है। टेक्निकली भी हम एक सपोर्ट ब्रेक करते हुए देख रहे हैं एमसीएक्स क्रूड में भी। तो मेरे हिसाब से अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड से 7,000 से लेके 6,900 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। फंडामेंटली आई थिंक थोड़ा मिक्स फैक्टर्स अभी भी है, बट डिमांड कंसर्न्स अभी बना हुआ है। कल का इन्वेंट्री डेटा भी देखे तो इट शोज गैसोलीन का जो बढ़ के आया है, दैट शोज दैट डिमांड इज स्टिल नॉट वेरी गुड। क्रूड के इन्वेंट्रीज भी बढ़ के आए थे, प्लस ईरान से फिर से देयर इज अ होप कि ईरान और यूएस के बीच में कुछ बातचीत हो और वहां से सप्लाई शुरू हो जाए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नेगेटिव फैक्टर्स हावी है ऑन पॉजिटिव फैक्टर्स में सिर्फ सप्लाई कंसर्न्स है अभी एज ऑफ नाउ। लेकिन मुझे लगता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स $87 एंड देन $85। सो आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रूड में। और नेचुरल गैस को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि परसों यहाँ पर 7% की गिरावट थी, कल 7% की बढ़त थी, यहाँ पर क्या करें? बहुत वोलेटाइल हो चुका है नेचुरल गैस। आई थिंक इसमें थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, बट अगर प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से 590 बहुत क्रूशल है एमसीएक्स पर। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो वी माइट हेड टुवर्ड्स से 560 550। लेकिन एक पियर्सिंग बुलिश फॉर्मेशन बना है डेली चार्ट्स पे, तो आई एम स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड। तो मेरे हिसाब से फिर से पॉसिबिलिटी है कि ये 680 टू 700 तक के लेवल्स टेस्ट करे। तो आई वुड बी स्लाइटली ऑन द बाइंग साइड। लोअर लेवल्स अगर मिलता है तो बाई कीजिए। 590 का एक फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, और ऊपर में हम 700 से लेके 720 तक के लेवल्स फिर से एक बार देख सकते हैं नेचुरल गैस में। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर डेटा इस हफ्ते में आए हैं वो ऑन द वीकर साइड हैं, चाहे वो यूएस से हो या फिर पीएमआई नंबर्स जो हमने यूरोप और चाइना से भी आते हुए देखे ऑन द वीकर साइड थे। कैसे देखते हैं आप अजय, क्योंकि जी हाँ, पिछला हफ्ता एक बेहतर था, अपने लोज से हमने यहाँ पर खरीदारी जरूर आते हुए देखी है, लेकिन उसके बाद अगर इस हफ्ते को देखें तो एक महज कंसोलिडेशन, एक दायरे के बीच में यहाँ पर मेटल्स दिखे हैं। बिल्कुल, पूरे बेस मेटल की बात करें तो हमने पिछले महीने में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं एक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया। डॉलर की गिरावट और चाइना के स्टिमुलस की वजह से हमने एक अच्छा खासा गेन्स वापस मार्केट में बनते हुए देखा। बट ये हफ्ते में हमने देखा फैक्ट्री एक्टिविटी के नंबर्स इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन थे, जो ड्रॉप दिखाए थे उसकी वजह से अपसाइड थोड़े कैप होते हुए दिखाई दिए। साथ में हम देख रहे हैं कि जो यूएस, चाइना और ताइवान का जो नया एंगल एक स्टार्ट हुआ वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न्स वापस देता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एनी हाउ, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट में अभी भी स्टीम बाकी है। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइजेस 660 से 670 तक का लेवल कॉपर दिखा देगा, तो स्टिल इन लाइन ही है अनलेस अनटिल 635 के नीचे कॉपर नहीं जाता है। आई थिंक अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 660 670 का लेवल दिखा दे। वहीं जिंक में काफी शानदार रिकवरी हमने आती हुई देखी और आगे माना भी जा रहा है जैसे एल्यूमिनियम और जिंक, इनके अंदर एनर्जी क्राइसिस जो यूरोप में बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। लास्ट में अगर लेड की बात करें तो यहाँ पे भी हमने चाइना में थोड़ा बहुत डिमांड इंप्रूव होते हुए देखा है, बट हायर साइड थोड़ा कैप है 180। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर में बाइंग रखना चाहिए 670 के टारगेट के लिए ओवरऑल अगले 2-5 वर्किंग डे के लिए। और वहीं एल्यूमिनियम पे नजर रखिए, जिस ढंग से यूरोप में खास करके एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है, ये एल्यूमिनियम को एक अच्छा खासा अपलिफ्ट दे सकता है जो 220 तक के लेवल दिखा दे। जी हाँ अजय, आपने वो स्वॉट एनालिसिस भी हमारे साथ शेयर किया था जिसका भी फायदा यहाँ पर दर्शकों को पहुंचा है, और जैसे आपने कहा कुछ खरीदारी के मौके फिलहाल यहाँ पर निकलते हुए भी। सोने चांदी पर अब बात करेंगे, और रविंद्र कैसे आप देखते हैं इसको, बिकॉज ये दूसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर बुल्स ने पैसा बनाया है, लेकिन अब इन करंट लेवल से क्या एक्सपेक्टेशन है? मनीषा, मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा एक बुलिश ट्रैजेक्टरी में ही है गोल्ड सिल्वर दोनों ही। मेरे हिसाब से सिल्वर में हम फिर से एक बार आई थिंक इट माइट अगेन रिक्लेम 60,000 लेवल्स एमसीएक्स पर। और अगर स्पॉट की बात करें तो $21.50 पॉसिबल है। और अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 52,000 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वो तो ऑलमोस्ट आ ही गया है। मेरे हिसाब से अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 52,500 52,600 तक आ सकता है। इंटरनेशनली आई थिंक 1780 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है अभी स्पॉट में, और अगर उसके ऊपर रहता है ये
तो वी आर एक्सपेक्टिंग 1820 1830 डॉलर्स तक के लेवल्स पॉसिबल है। रीजंस बीइंग डॉलर इंडेक्स में अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ा बहुत हमने पुल बैक देखा था अमिड जो फेड के ऑफिशियल्स है वो फिर से इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स दिखा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी एग्रेसिवली हाइक हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डॉलर को सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग जो है दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अगर वो एग्रेसिवली करता है इंटरेस्ट रेट हाइक दैट माइट अगेन प्रेशराइज डॉलर। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा बुलिश टिल्ट में हूँ गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। लेवल्स वाइज आई थिंक सिल्वर में 57,000 वुड बी क्रूशियल, दैट इज अ गुड बाइंग जोन। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अराउंड 51,400 51,500 एक अच्छा डिमांड जोन रहेगा। तो डिप्स में बाइंग की स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम ही कंटिन्यू रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस डॉलर में बहुत ज्यादा अपमूव आता है, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं। रविंद्र, रुपए को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कल यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, वो क्लियरली यहाँ पर जिस तरह का हमने डेटा आता हुआ देखा, ट्रेड डेटा, उसका एक इम्पैक्ट था, और आज भी जिस तरह से गिरावट यहाँ पर रुपए में है, सेल ऑफ इक्विटी मार्केट्स में फिर से लौटा है, रुपए पर अब क्या व्यू है? मेरे हिसाब से रुपए में आई थिंक ट्रेड डेटा के बाद हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा था यूएसडी आईएनआर में, रुपये फिर से डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से स्टिल आई थिंक स्पॉट में 79-80 से लेके 80 का जो जोन है दैट माइट स्टिल बी वेरी क्रूशियल। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो वी माइट सी सम मोर डेप्रिसिएशन इन द रुपी। अदरवाइज आई थिंक एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। लोअर साइड में 78-80 वुड होल्ड एज अ क्रूशियल सपोर्ट और अपसाइड में 79-80 से 80 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग it to move in this very range. अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो एक डायरेक्शन मिलेगा, अदरवाइज आई थिंक इट विल स्टिक इन दिस रेंज। ऑलराइट, 2 दिनों की गिरावट के बाद हम देख सकते हैं 1 रुपया यहाँ पर रुपया हल्का हुआ है, लेकिन 80 अभी तक भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। आप देख सकते हैं एक सेल ऑफ इक्विटी मार्केट्स में जिसका इंपैक्ट हमने रुपए में भी आता हुआ देखा है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। अजय, रविंद्र, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आपका समय हमारे साथ बिताने के लिए और उन तमाम स्ट्रैटेजीज को भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। सुमित मेहरोत्रा जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। MCX IPF presents Simplifying Commodities, Futures, Options and Indices. निवेशक तेजी से अपने हेज और पोर्टफोलियो में ऑप्शंस को शामिल कर रहे हैं। ट्रेडिंग ऑप्शंस में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका भुगतान किया गया प्रीमियम ही एज एन ऑप्शन होल्डर आप खो सकते हैं, और आप ऑप्शन का प्रयोग तभी करते हैं जब कीमतें आपके फेवर में हों। पिछली 2 तिमाहियों में भारत ने ऑप्शंस की मात्रा में लगातार वृद्धि देखी है। आप केवल प्रीमियम का भुगतान करते हैं, ये मार्क टू मार्केट नहीं है। ऑप्शंस खरीदार अपने ऑप्शन का प्रयोग तभी करेंगे जब जो अंडरलाइंग कमोडिटी है उसकी कीमत आपके अनुकूल है। इसलिए जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सचेंजेस सावधान करते हैं कि निवेशकों को यह समझने की जरूरत है कि ऑप्शंस की कीमतें कैसे कैलकुलेट होती हैं, साथ ही वो फैक्टर्स भी जो उन्हें प्रभावित करते हैं, जिसमें वॉलेटिलिटी भी शामिल है। ये देखा गया है कि कुछ मेंबर्स ऑप्शन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए टिप्स पर या इन्फ्लुएंसर्स की सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को प्रोडक्ट सूटेबिलिटी, नॉलेज और ग्राहकों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे विचार किए बिना ऑप्शंस में व्यापार करने को प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही रिटेल निवेशकों के लिए यह भी उचित नहीं है, और ये एक्सचेंजेस का ही कहना है कि बिना पर्याप्त जानकारी के वो ना तो ऑप्शंस लिखें या बेचें। MCX IPF presents Simplifying Commodities, Futures, Options and Indices.